से कमरे में वहीं कंडोम फेंके, वहीं कोई कस्टमर आके बाथरूम करे, वहीं गुटखा थूक दे, सब गंदगी करे भाई, और आपको खाना खाना पड़े उस जगह बैठ के। न किसी का उन चीखों पे ध्यान, न किसी को उनके अधनंगे जिस्मों पे ध्यान, किसी पे नहीं, सबको अपने प्लेजर से मतलब है। कभी ऐसे कुछ होता है रेस्क्यू में हमने सही से रेस्क्यू नहीं कर पाए तो वापस इन्हें वहीं पर जाके फंसे? एक लड़की, गवर्नमेंट की तरफ से किस टाइप की सपोर्ट मिलता है? मैं तो कहती हूँ पहली बात तो जो लड़कियां मर्जी से कर रही हैं ये बात खत्म करो कि वो बड़ी है, उम्र दराज है, मर्जी से भी आप वेश्यावृत्ति नहीं कर सकते। मुंह पे दुपट्टा बांध के लड़की आएगी, बाइक पे आएगा लड़का, घंटे के हिसाब से पैसे दिए और चले गए। क्या आपने दे दिया पैसे कमाने का साधन? आपने स्त्री देह को, स्त्री अस्मिता को चैलेंज करके रख दिया सरकारों ने। वो भी एक औरत है, सोनिया गांधी भी। जब आपके लोग उन्हें बार गर्ल कह के उल्टे सीधे उनके एआई से एडिट करके बना के भेजते हैं, तब भी नहीं आप बोल रहे। इसका मतलब औरत से तो आपका कोई लेना देना ही नहीं, कुछ भी होता रहे उसका। तो आपने तो आज तक भी उनका नाम नहीं लिया। आपने अभी झाल मुड़ी खाने पे शोशेबाजी की, कभी एक दिन उस कमरे पे भी जाते करते उन ब्रोथल में जाके एक दिन शोशेबाजी, तो शोशा नहीं होता, आपका दुनिया में नाम हो जाता। विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा धन देने वाला धंधा है। जो शहर है वहाँ, जैसे गुड़गांव ले लो, दिल्ली ले लो, कोई भी बड़ा मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करें, हाँ, तो रात को पूरा इसका नक्शा बदल जाता है एकदम। जगह जगह लड़कियां खड़ी दिखेंगी, औरतें दिखेंगी, पूरा, है ना। गाड़ी रुकेगी, फिर गाड़ी चली जाएगी, नई सेटिंग हुई तो, और हो गई तो जंगल है एक, उस जंगल में भी चली जाएंगी, वहाँ अंदर झोपड़ी बना रखी है। सड़क पे लड़की जा रही है, खुले बाल है, बेहद मेकअप है, या स्कूटी पे बैठी है पीछे और ऐसे वो ई सिगरेट। हमने एक लड़की को रेख पूछा, बेटा ये पियोगी तुम्हारे फेफड़े खराब है। सो व्हाट, कुछ नहीं, हमने तो ऐसी सलाह दे दी। ये 3 जो शहर नवधन कुबेरों के हुए हैं, इन्होंने बहुत सर्वनाश किया। नोएडा, गुड़गांव पिछले दिनों इतना गंदा हुआ है मेट्रो में, और लोगों ने ऐसे निगाह झुका ली। क्यों नहीं कह सकते भैया आप? ये हो रहा है कि ठीक है उतर जाओ, तुम रोको मेट्रो को, रुकवाओ और इन्हें उतारो। मतलब सबने इधर उधर मुंह कर लिया, और लड़का लड़की खुलेआम सेक्स कर रहे हो, नाबालिग दोनों। ऐसी कौन सी भूख होगी कि आप 10 लोगों की शर्म भी नहीं कर रहे? और मेट्रो में तो हज़ारों लोग हैं। दिल्ली से लड़की चलती है तो सीधे सोनागाछी रुकती है, वेस्ट बंगाल पहुंचे। और देखेंगे तो सोनागाछी का जो मिट्टी यूज़ करते हो, माता दुर्गा का मूर्ति बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इतना कॉन्ट्रडिक्शन कर देते हैं सोसाइटी में। इसलिए माँ दुर्गा में डालते हैं कि हम अपने पाप छुपाते हैं। हम कहते हैं कि हम तुम्हें माँ दुर्गा के रूप में दे रहे हैं, मगर अपने स्थान पर रहना, हमारे घर तक नहीं। माँ दुर्गा भी अपने स्थान पर रहती है, हम उसके चरणों में आते हैं, है ना। वो हमारे घर नहीं आती, इसलिए यहीं रहना। बस हम ले गए तुम्हारी मिट्टी चरणों की, हमें माफ, मेरा घर को बख्श के रहना। तुम कहाँ जा रही हो, किसके जा रही हो, मेरा घर बख्श दे, बस इतना भर पाते, और कुछ भी नहीं। ये प्रथा आज भी चलता है, कलकत्ता में तो है। ओके, हाँ, थोड़ा हमने यहाँ शुरू कर रखा है अपने यहाँ कि मैं ज़बरदस्ती मांगती हूँ, कहेगी दीदी कहाँ से दें मिट्टी, पक्के घर हो गए। मैं कहा कुछ भी झाड़ झूड़ के दे दिया करो। करती हैं वो, मैंने उनकी सब चीज़ें, जैसे गणेश पूजा करती हैं तो गणेश जी बिठाती हैं, घर पे लाती है, फिर उसको विसर्जन करने बड़े धूमधाम से जाती हैं, सब सिंदूर खेला करके। दुर्गा पूजा भी करती हैं सारे। कभी ऐसे कुछ होता है रेस्क्यू में हमने सही से रेस्क्यू नहीं कर पाए तो वापस इन्हें वहीं पर जाके फंसे, ऐसे कुछ हुआ? नहीं, रेस्क्यू करने के बाद भी, घर जाने के बाद भी वापस आई एक लड़की। ओके। और जब मैंने उससे कहा कि तू क्यों आ गई फिर से इस नर्क में, कह रही यहाँ से ज़्यादा नर्क वहाँ है, मेरा भाई का परिवार को रोटी भी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, और इससे तो अच्छा मैं अपना परिवार, बच्चे भाई का परिवार पालूंगी। मैं यहाँ ठीक हूँ, जब मुझे 15 साल यहाँ हो गए तब मैं यहीं रहूँगी। ऑलरेडी मैंने भी कुछ नहीं कहा उससे, कोई रास्ता नहीं था। बाकी तो मेरी कोई बच्ची वापस नहीं आई। ओके, अपने घर में सुरक्षित हैं। शादियाँ भी कराई हमने, थाने में भी कराई, जबरन कराई, पर सुरक्षित हैं, ठीक है, खुश हैं। गुड। मैं अगर कोविड के टाइम पे देखेंगे तो सारा बिजनेस तब बहुत सारे लोगों को बिजनेस वगैरह बंद हुआ, नुकसान वगैरह हुआ, तो उस टाइम पे इन लोगों को कैसे था इनका? क्योंकि गवर्नमेंट तो आई डोंट थिंक सो कुछ सपोर्ट करता होगा खाने पीने नहीं, देखिए मुझे एक दिन, मैं जैसे सबको पूछ रही थी मैं, मेरे साथी भी जितने हैं, मैं बता देना दिक्कत हो, राशन या कुछ इस तरह की चीज़ें भिजवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारा शहर बड़ा दान देता है, ऐसा नहीं है, तो दे भी रहे थे लोग। मैंने कभी तुम्हारे यहाँ कुछ भिजवाऊँ क्या, सभी कमरों में कुछ भिजवा दें? अरे ना दीदी, आप हमें बताओ कहीं भिजवाना क्या? क्या बात करी हो? अरे हाँ, तो मैंने कहा अच्छा जमा जोखो निकालोगी अब, और बाद में नहीं चलाई बाजार तो क्या करोगी? बोले ना जमा जोखो थोड़ी, हमारे पास तो कस्टमरों का ढेर लगा पड़ा है। और कैसे? अरे तो बोले तो ये, वो थोड़ा गंदी ज़बान में बोलती हैं कि मर्द जाते हैं, कुत्ते हैं ये तो अब सूंघते सूंघते वो भी आ रहे हैं जिनको बाहर के चस्के थे, अब तो वो भी आ रहे हैं, और हम अपना मुंह मांगा पैसा मांगते हैं, नहीं तो जाओ, नहीं है।
है ही नहीं कोई लड़की मेरे पास। तो उन्होंने तो खूब पैसा कमाया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कितनी कुत्सित मानसिकता है ये कि आप ऐसे कोविड जैसे, एक तो इतना छुआछूत के नहीं, कोई अगर कोई खांसने भी लगा, अरे ये दूर हटाओ इसको, तो कोई मुंह पे कपड़े बंध रहे हैं, आप परेशान और वहाँ जा रहे हैं। बताइए, तब आपको नहीं लगा कि आपको बीमारी लग जाएगी? मैं तो कहती हूँ ये इतना बड़ा जाल फैलाया गया था कोविड का कि मैंने नहीं लगाया टीका, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरी 62 साल उम्र होगी मेरी। कि आप देखो जितने झुग्गी झोंपड़ियों में पड़े लाखों लोग, सुना कहीं किसी को कोविड हुआ? या रेड लाइट एरिया की मैं आपको बता रही हूँ, मेरी किसी महिला को वहाँ कोविड नहीं हुआ, किसी बच्चे को नहीं हुआ। हाँ, जब भी रेड वगैरह पड़ता है तो लड़कियों को तो अरेस्ट करते हैं, बट जो कस्टमर्स उनको तो कोई कुछ करता ही नहीं। कस्टमर्स मिलते ही नहीं किसी को, पुलिस को कस्टमर्स मिलते ही नहीं कभी। तो ये कैसे मैं भी पूछती हूँ कैसे होता है ऐसे? भाई मैं तो रेड करती नहीं, मैं तो रेस्क्यू करती हूँ, मेरे तो फोकस है ये लड़की है, मुझे पता है कस्टमर मेरे सामने भी आ रहे हैं, छेड़ती भी नहीं। लेकिन तुम तो रेड कर रहे हो, धड़ धड़ करके तुम 150 पुलिस वाले चढ़ रहे हो, चारों तरफ से घेर रहे हो, फिर लड़कियों को बेसमेंट हो, कस्टमर कहाँ भाग जाता है उस टाइम? लड़की क्यों नहीं भाग पाती उस टाइम? मेरा सवाल सरकार से हमेशा से, प्रशासन से हमेशा से कस्टमर कहाँ है? फिर अगर कस्टमर नहीं है तो फिर ये वेश्यावृत्ति कैसे है? केवल इनका खड़ा होना वेश्यावृत्ति हो गया फिर? ये तो देखिए बड़ी कॉमन सी बात है कि हम और उस चीज़ को मुंह फेर लेते हैं जो हमारे हित में दिखाई दे, जो हम अब सब स्टेक होल्डर्स हैं, सब कहीं ना कहीं। किसी को मारपीट में आनंद है, किसी को मुफ्त का सेक्स करना आनंद है, किसी को पैसे छीनने में आनंद है, तो वहाँ तो हर चीज़ का आनंद आदमी लेना चाहता है बस। ये जो लेडीज है, मैं ये कैसे इतना दिन तक ट्रैप में रह जाती है? उधार का ऐसा कुछ गेम चलता है इनके ऊपर, पैसे दे के उधार, या कोई ब्लैकमेलिंग चलती है? नहीं नहीं नहीं, देखिए एक लड़की खरीदी गई, कोई बहका के लाया और यहाँ बेच दिया, सौदा हुआ, वो 50-60 हज़ार से ऊपर की तो कीमत ही नहीं है, उसकी 50 हज़ार कीमत लग गई, ले ली मैंने, खरीद ली। अब मैं तब तक उसको वहाँ धंधा कराऊंगी जब तक कि वो 50 हज़ार पूरे ना हो जाए, मैं ब्याज के, मतलब वही खरीदी गई और वही अपना पैसा उतारेगी। जैसे उसने खुद कहा होगी मुझे खरीद लो, वो ज़िंदगी भर नहीं तोड़ता, जब तक वो सेक्स करती रहेगी, इस लायक होगी, तब तक वो पैसा भी खड़ा रहेगा। अब वो भूखे मरो या प्यासी मरो, अब मालकिन से कुछ लेना देना नहीं, जाओ जहाँ जाना, कहीं नहीं जाओ। कभी इनका तबीयत खराब हुआ तो कुछ देखभाल करते हैं इनका, बस इसी उनके हाथ पे देखिए छोड़ जब तक लड़की इस सब काम में उसकी नहीं करेंगी, ये तो उनकी वस्तु हैं, इन्हीं के ज़रिए तो खा रहे ऑब्जेक्ट हैं, तो ये तो करते हैं इतना। तो एक झोला छाप डॉक्टर भी आता है सबके लिए देखने, कॉमन ART सेंटर्स में भी जाती हैं, वो तो हमने कंपलसरी कर रखा है कि नहीं जाओगे तो मार मार के लेके जाऊँगी, हर महीने चेकअप कराओ। हालांकि अब बिना प्रोटेक्शन के कोई भी वहाँ सेक्स नहीं करता, पर फिर भी कोई भूल से कुछ हो जाए या ऐसा, तो उसके लिए हम कराते हैं। जब इनका कुछ बच्चे हो जाते हैं, लड़का लड़की, इनका कैसे फ्यूचर होता है? अगर लड़की पैदा हो तो क्या फ्यूचर है, अभी लड़का तो हो तो? अभी देखिए वो पुरानी बात है, अब तो फ्यूचर है। मैं किसी बच्चे को नहीं रहने देती कि वो पढ़े ना, मेरा हर बच्चा, मुझे किसी से कितना भी भीख मांगनी पड़े, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है, और हाईली एजुकेटेड हैं, MCA MBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, और दूसरे बच्चों को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं जिनकी जॉब लग गई। अभी एक बच्ची बैंक में PO हुई है पिछले साल, पिछले नहीं अब 2 साल हो जाएंगे, शादी भी हो गई उसकी, और अपनी माँ को घर दिया उसने। क्योंकि मुझे ना बहुत पहले लग गया था, 20-22-25 साल पहले, कि इससे रेस्क्यू से कुछ होना नहीं है, ज़रूरत है कि खुद से मोटिवेट हूँ। तो उसके लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं था कि एक बच्चा कहे कि मम्मी ये अच्छा काम नहीं है, छोड़ दो। अब ये वो तब संभव था जब बच्चा पढ़ने लगे, दूसरे बच्चों के घर जाने लगे और देखने लगे कि औरों के माँ बाप कैसे हैं, हमारा कोई बाप नहीं है, हमारी केवल माँ है। तो माँ को सम्मान देना भी सिखाना था कि माँ तुम्हारे लिए झेल रही है, और ये भी ज़रूरी था कि वो कहें। हमने तो कहना छोड़ दिया था कि आप निकल जाओ, अभी बच्चों ने कहना शुरू कर दिया था कि तुम चिंता। फिर दूसरा उनकी सिक्योरिटी थी कि 25-30 के बाद उनके पास कुछ रह नहीं जाएगा, तो बच्चा खुद से कहे कि माँ मैं कमाऊँगा, तुम। तो अभी तो ज़्यादातर बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं तो कोशिश करती हूँ, बस ये है कि उनके पास इतना आमदनी नहीं होती तो कह देंगे दीदी हमारे पास नहीं है, हमको पढ़ाना तो पढ़ा लो। 9-10 तक मैं पढ़ाती हूँ, कॉमन है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो भीख मांगने से हमने छुड़ाए हैं, वो भी हैं, और 9th के बाद नहीं देती मैं कोई खर्चा। मैं क्या दूंगी, मेरे पास क्या है, जो ऊपर वाला जिसके ज़रिए माध्यम से मदद कराता। तो वो भी इसलिए लोग कहते हैं कि आपको आगे तक इनको पढ़ाना चाहिए, मैंने कहा नहीं,
मैंने घरों में भी देखा कि जिन बच्चों को माँ बाप बहुत सिक्योर करके चलते हैं कि चलो हम ये खर्चा अच्छा ले लो, तो वो बच्चे कभी सर्वाइव नहीं कर पाते। अभी मैं कह देती हूँ, स्कूल प्रबंधन से भी मैं बात करती हूँ कि आप इनको ट्यूशन देना, छोटे बच्चों की। ये हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, घर नहीं, और वहीं ट्यूशन पढ़ाएंगे, अपना अर्निंग करेंगे और इनका आत्मसम्मान जागेगा कि अब तो हम कमा रहे हैं, अब तो माँ को भी खिला सकते हैं, तो आगे पढ़ते भी हैं। तो कुछ बच्चे जो थोड़ा पढ़ने में रहते हैं कमज़ोर, उनको ITI जैसी जगह में करा देते हैं कि वहाँ वो कुछ ट्रेनिंग करें इस तरह की। कुछ बच्चे ने पॉलिटेक्निक भी किया है, और ऊपर वाले ने चाहा तो सभी कामयाब हो गए। एक और पर्टिकुलर कंसर्न वाला पॉइंट है भाई, ये जो हाई सोसाइटी वाले भी बहुत सारे लोग एंटर कर इस चीज़ में, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में, तो सारा VIP होते हैं या बड़े बड़े लोगों को टारगेट करके चलते हैं, वो कैसे आप इस चीज़ को समाज पे कैसे इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, मुझे 2 चीज़ें कभी समझ नहीं आई। आप हैदराबाद के रहने वाले हैं, आपके बच्चे हों तो वो आएँ मेरठ पढ़ें, क्यों भाई हैदराबाद क्यों नहीं पढ़ सकते? और मेरा बच्चा जाए हैदराबाद पढ़ने, मुझे नहीं समझ आता है। ये जो आजकल का नया ट्रेंड, ये जो दुकानें खुल गई ना इंस्टीट्यूट के नाम पे, ये दुकानें हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और एक बड़ी चेन है जिसका बड़ा नाम है, वहाँ के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, बहुत 14-14 साल के बच्चे, लड़कियाँ लड़के, जिनके पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ता है। मेरे लिए शॉकिंग था कि अलग अलग शहर से सेम स्कूल के बच्चे, और वो ड्रग्स में जा रहे हैं। तो माँ बाप की गलती है कि माँ बाप सोचते हैं जितना हमसे बच्चा दूर जाएगा हम फ्री हो गए, हमें पैसा ही देना है, पैसा देते रहेंगे। क्या सोच है तुम्हारी? जब आप इतने से छोटे बच्चे को, मैं तो आज भी कल्पना नहीं कर सकती ये बात कि इतना छोटा बच्चा और उसको आप अपने से अलग सुला रहे हैं, वो दूसरे कमरे में, और रात को डरेगा भी, लेकिन आपके पास समय नहीं है, या माँ की टीम है बेटे बाप कमाने में, और बच्चे को फ़ोन थमा, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन देखिए आप, ये थमा दिया, रोएगा नहीं, तो फिर वो किस रास्ते पर जाएंगे? अब उसकी उतनी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली जाएगी। आप अपने शहर में रहेंगे, मेरा छोटा शहर है, मेरा बच्चा अगर यहाँ पढ़ता है तो सबकी नज़रों में होगा, कोई भी टोक के हमें बता देगा कि मेरे बच्चे इस रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह चला गया कौन? और हम बड़े शान से कहते हैं हमारा बच्चा तो वहाँ पढ़ रहा है। और फिर मैंने वो भी देखे हैं कि बच्चा वहाँ पढ़ के अमेरिका चला गया और जापान चला गया और वहाँ चला गया, और उसके बाद मैंने देखा है कि अभी मर गए 30 दिन पहले तो महिला मरी, और शायद फिर उसके बाद पति मरे, और बेटे को पता भी नहीं बेटा अमेरिका में। बेटे ने पड़ोस को फ़ोन किया कि भी कई दिन से मम्मी का फ़ोन नहीं आया, जरा देखना, तभी ठीक है क्या? जाके देखा तो माँ तो कंकाल बन चुकी थी, कपड़े सब झड़ गए थे और केवल हड्डियों का ढांचा थी, और बाप सड़ रहे थे, अभी कम समय हुआ था। फिर ये होता है, तो ये कल्पना माँ बाप को छोड़नी पड़ेगी कि हमारे बच्चे ये बन गए, बनने तो जो बन रहे हैं, मगर संस्कारों से दूर मत करो, फिर से लौटना पड़ेगा एक बार वही। अभी तो गांव देहात का है, मैं देख रही हूँ कुछ लोग सोशल मीडिया पे बना रहे हैं बहुत कि पिताजी ने पीटा, कस के पीटो, तुम्हारे बच्चे हैं गलत चल रहे तो क्यों नहीं मार सकते भाई? मैं तो अभी करती हूँ, मेरे तो बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, पौधे बोतियों की हूँ मैं, लेकिन मैंने फिक्स कर रखा है कुछ चीज़ें जो मैं सबको कहती हूँ कि करो, कि छुट्टियों में सबके बच्चों की छुट्टियाँ होती है, कहीं भी रहो आप आज़ाद है, अपने घर आओ, ये मेरी बात भी रखना, सारे बहन भाई मिलो। वो अलग बात है, मेरे बहुत सारे बहन भाई हैं, मतलब मेरे बच्चों के, सब आ जाओ इकट्ठा, बैठो, खाना खाओ, एंजॉय करो, कुछ भी करो, आराम से रहो, इससे प्यार बढ़ेगा, अगले साल का इंतज़ार रहेगा तुम्हें। अभी रहता नहीं बच्चों को, मैं देखती हूँ मेरे स्कूल घर के सामने से प्राइमरी स्कूल के बच्चे निकलते हैं, अगर मैं बाहर खड़ी हूँ तो सब नमस्ते करके जाएंगे, मैं जानती नहीं उन बच्चों को, हर कोई नमस्ते करेगा किसी से भी। लेकिन अरे बड़े स्कूलों के बच्चे तो नमस्ते अपने माँ बाप को नहीं करते, तो पड़ोसी को कहाँ से करेगा? पड़ोसी को क्यों करी? ये तो माँ बाप को एतराज़ होगा, तुम उसको क्यों नमस्ते कर रहे थे, वो हमारे रिश्तेदार है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। एक फैमिली आई हुई थी, उनके बच्चे मुझे ताई जी बुलाते हैं, मेरे हस्बैंड को ताऊ जी बुलाते थे, तो कोई आ गए, ये कौन है? मैंने कहा ये फैमिली फ्रेंड है हमारे एक। तो ये ताई जी क्यों कह रहे हैं इनके बच्चे? तुम्हारी बुद्धि खराब है। हूँ मैं ताई जी? बोल नहीं आंटी, मुझे पसंद नहीं है, सबको पता ही बात, मुझे पसंद नहीं आंटी क्या लेना, कुछ भी कहो, ताई जी कहो, चाची कहो, माँ कहो, नहीं और कुछ कह रहे, दादी कहो, पर मुझे नहीं पसंद है। रिश्ते का पता होना चाहिए, उसकी गरिमा तब आती है, फील तब आता है जब आप मुझे माँ कह रहे हैं तो मैं आपको 10 बार बेटा कह रही हूँ, है ना? बिल्कुल। आप मुझे मैडम कहते तो मैं कहती ही नहीं, पता नहीं तो आपको बुरा ना लग जाए बेटा कहना मेरा, सोचूंगी मैं। फील तब आती है जब आप जो बात कह रहे हैं उससे फील आएगी, वो आ नहीं रही तो लौटना पड़ेगा आपको। अगर ये सब कम होना है, ये जो एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं,
जो कॉल गर्ल्स रैकेट है, जिगोलोज हैं, हम्म, वाइफ स्वैपिंग है, ये हमारे समाज का ऐसा कलंक है जिस भारतीय संस्कृति का लोग मतलब जिसको बड़ी श्रद्धा से देखते थे विदेश भी। आज हम क्या चल रहे हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं, पैसा है तो हम जिगोलो हायर कर रहे हैं, पैसा कमाने के नहीं है तो हम एस्कॉर्ट सर्विसेज चला रहे हैं, हम जे आपके मसाज पार्लर्स, जिम, इनमें बिल्कुल आप मास सेक्स हो ढूंढ गया, रहे हैं। मेल प्रोस्टिट्यूशन तो और राइजिंग होगी। और प्राइसिंग तो क्यों, किस जगह जा रहे हैं? और हर दिन देख रहे हैं, हर दिन रेड हो रही है, सब जगह हो रही है, लेकिन क्या है कि कानून में बड़ी खामियां हैं। अगर बालिग है तो छोड़ दो, हम्म, वो कहेगी मैं तो मर्जी से थी सब। जाओ। कुछ अमेंडमेंट करने होंगे, मर्जी से भी आप वेश्यावृत्ति नहीं कर सकते। वृत्ति कह के आपने उसको कह तो दिया, आप जब सेक्स वर्कर कह रहे हैं, और जबकि मैं आपको एक कटु सत्य बताऊं, उन्हें हरगिज भी सेक्स वर्कर कहलाना पसंद नहीं है। ये मत कहो, आप यौन कर्मी कह रहे हैं तो फिर वो अधिकार दीजिए जो एक कार्मिक को देते हैं, जो आप वर्कर को देते हैं। आप जो वर्कर कह देते हैं किसी को भी, चाहे वो प्लम्बर हो, मैसन वर्कर हो, वो सब वर्कर की श्रेणी में आते हैं, उसके लिए बाकायदा आपने मजदूर कार्ड बना रखे हैं, तो ये भी तो वर्कर हुई ना। तो कानूनी तौर पे आप आईटीपी एक्ट में साफ इनको यौन कर्मी लिखा हुआ है, सेक्स वर्कर लिखा हुआ, यानी देह जीवा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वो देह का इस्तेमाल करके जिंदा रह रही हैं, तो फिर उनको वो मजदूर कार्ड क्यों नहीं? अगर आप यही कह रहे हैं, या तो फिर इसे आप ये कह दीजिए कि कतई इलीगल है, बिल्कुल डिमोलिश कर दो और इन महिलाओं का पुनर्वास करो। फिर कोई दिखे सजा दो, जो स्वेच्छा से कर रही हैं उनको सजा दो, उनको भी जेल भेजो, जो समाज को खराब कर रही है। ये समाज को खराब नहीं कर रही, समाज खुद खराब होने जा रहा है उनके पास, वो नहीं कर रही हैं, आपके घरों में नहीं घुस रही, ये आपके घरों में घुस रही हैं, या पोल पे खड़ी हैं और आपको ये अंगूठा दिखा के कह रही हैं कि मैं अवेलेबल हूँ, है ना। वो आपको ये अंगूठा दिखाएगा आप अवेलेबल है। गौर करके देखिएगा, कभी किसी रेड लाइट पे किसी लड़की को खड़ा देखें और उसके हाथ में मोबाइल हो, और ये उस ज़माने से चल रहा है जब किताब हाथ में थी। तो ये ऐसे है। मैं आपको हैदराबाद की घटना बताती हूँ। ओके। मैं एक एक्सपीरियंस शेयरिंग विजिट पे गए थे हम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, हम हैदराबाद में थे, एक 7 स्टार होटल था, मैं भूल रही हूँ अच्छा सा। तो हमारे साथ 2 IAS ऑफिसर थे और 2 NGOs में थे। ऐसे गुजर के हैदराबाद में आज भी बहुत देर में रेड लाइट पार होती है, उस समय भी होती थी देर में। तो एक लड़की हमको काफ़ी टाइम से दिख रही थी और पोल पे खड़ी, किताब ले रखी थी। यस, मैंने कहा सर ये शायद बच्ची को कोई वाहन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग लिफ्ट दे दें, कहीं तक जा रहे हैं। क्या गजब बात करती हो, 2004 की बात कर रही हूँ मैं, आप देखिए आप कितनी शॉकिंग है ये बात। तो उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रही हैं, इसी एरिया में काम कर रही हैं, इसी के लिए काम कर रही हैं, और आपको ये नहीं पता ये कौन है? मैंने कहा कौन? तब एस्कॉर्ट नहीं कहते थे, तब कॉल गर्ल कहते थे कि ये कॉल गर्ल है, और ये जो अंगूठा ऐसे है ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं अवेलेबल हूँ। अब मैं बरसों बाद देखती हूँ रेड लाइट पे खड़ी है, तो ये है, ये मोबाइल है। आप गुड़गांव चले जाइए MG रोड पे, शाम होते देख लीजिए, कानून की खामी पुलिस के हाथ रोकती है, सरकार के हाथ रोकती है, प्रशासन के हाथ रोकती है। वो हैं खराब औरतें जो सड़क पे खड़े होकर आपको आमंत्रित कर रही हैं। वो सड़क पे नहीं खड़ी, वो अपने परमिसेस पे, आप जाए ना जाएं, खींच के नहीं लाएंगी आपको, भूखी मर जाएंगी, खींच के नहीं लाएंगी। और आप पॉश दिख रही हैं, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, शूज़, ज्वेलरी, ये जुटाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। देह का इस्तेमाल, देह जीवा ये है, वो देह भी जीवा नहीं है। ये इजी मनी हो गया एक तरह इजी मनी के लिए, और बड़ा पैसा, 1,50,000 ले सके, 50,000 ले सकती है एक रात की। उनका क्या है, 250 से 300 रुपये उनका लास्ट रेट है। इतना, जिसमें उनकी रोटी भी है, उनका कपड़ा भी है, लोगों का देना भी है, चाहे पुलिस हो, पिम्स हो, मालकिन हो, सबका देना भी है उसी 250 रुपये में से। इनको तो किसी का देना भी नहीं है, तो बताइए क्या कर सकते? पुलिस इन्हें छू भी नहीं सकती कि ये पुलिस को देंगे, ये तो खुद से ही चिल्ला के उनको बदनाम कर देंगे। तो क्या सोच रहा है हमारा समाज, पता नहीं लग रहा। शाम को कभी भी चले जाओ, अपने दिल्ली में इतनी 1000 जगह बता दी, मैं अपने मेरठ में देख रही हूँ, छोटा सा मेरा शहर, दुपट्टा मुंह पे बांध के और बस अड्डे के सामने खड़ी है पूरा दिन, 10 to 5 की, घर में कह रखा 10 to 5 जॉब लग गई, वहाँ जा रहे हैं और 5 बजे अपने घर चले जाए। तो ये है खराब औरतें कि वो हैं? मैं इन्हें खराब औरतें कहती हूँ। मुझे हरगिज़, मैं अगर मेरी मदर होती तो मैं उनसे ज़रूर पूछती कि ये खराब औरतें कि ये खराब नहीं। मुझे बचपन से कहा गया ये खराब औरतें, इनको नहीं देखना, पर सच में वो कहीं से भी खराब नहीं है। मैंने ये भी सुना ये डोनेशंस भी देते हैं, डोनेशन भी देते सोशल कॉज के लिए। हैं, हाँ,
मैंने बताया ना कि विक्टोरिया पार्क कांड हुआ हमारे यहाँ, बड़ा अग्नि कांड हुआ था बहुत बड़ा, उसके लिए इन्होंने बहुत दिया पैसा। कारगिल युद्ध के लिए इन्होंने पैसा दिया इकट्ठा करके, और संकोच कर करके देती हैं। और मैं जैसे शादियाँ करती हूँ उसमें भी करती हैं, पहले नहीं करती थी। जैसे अब मैं इन्हीं की बेटियों की जो शादियाँ हैं, इनका भी उस बच्ची की शादी है, अभी देखो तुमने इतना कमवाया उससे, अब बोले भाग गई तो भागने दो, चलो शादी में पैसा खर्च करो उसकी। क्या शादी में पैसा खर्च हो रहा है, 10-20 हज़ार रुपये लगते हैं, कोई हम तो कुछ करते नहीं। तब मैंने कहा चलो खर्च करो सारा, पुण्य कमा लो। कुछ करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं। हाँ, जब ये डोनेशंस लेके जाते हैं किसी को डोनेट करने हाँ। के लिए, जैसे आपने बताया कारगिल के टाइम पे सोल्जर्स के लिए इन्होंने हाँ। डोनेशन करके दिया, हाँ। तो हम जब डोनेशन देते हैं तो पूछते हैं कहाँ से आया, क्यों, कौन दे रहा है एंड ऑल करके, तो निसंकोच नहीं, वो लेते हैं तो या उनका फिर? चेहरा बताता है अच्छा। कि भी ये कौन है। और अच्छा। तो इतना शोर मच जाता है जब वो अगर कलेक्ट्रेट में भी गई हैं हम्म। तो शोर तो मचता है, मीडिया ही बहुत मचा देता है कि अरे वो लोग आई, कुछ पूछे दी क्या क्यों आई हैं, मेरी शक्ल बता देती है कि वो मेरे साथ है कि यही होंगी, क्यों आई हैं। तो मैं कभी डोनेशन देंगी कुछ, जो भी कितना है मैं कहीं नहीं पता, बंद है। तो दिया, तत्कालीन अधिकारी थे, सो उन्होंने ऐसे देखा, अच्छा डोनेशन देंगी। हमने कहा सर दे रही है ना, ये मत पूछो क्या दे रही हैं, रखो। तो अच्छा, और मैंने कहा सर धन्यवाद भी दो, धन्यवाद। कई बार ऐसे हुआ कि मैंने उनको मंच पे बिठाया और किसी और को एतराज़ हुआ, गेस्ट को, आपने इनको मंच पे कहा पते से, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर इनके लिए कह रही हूँ कि यौन कर्मियों के प्रति हिंसा क्यों, और वो ही नहीं बैठेंगी, वो सुनने आई हैं, हिंसा तो उन्हीं के साथ थोड़ी, उनको बोलना है। तो मुझे एतराज़ होता है कि आपको एतराज़ नहीं, हट जाओ, फर्क नहीं पड़ता मुझे। सोसाइटी इनको एक्चुअली एक इंसान की तरह देखता नहीं है, ना। इनको एक वस्तु की तरह देखता है बस, जिनको कोई हाँ। इमोशन नहीं होता। हाँ। बल्कि इनका भी होता होगा, वो दिखाते नहीं होंगे बस। नहीं है, होता क्यों नहीं है, इतना है कि मतलब लोग तो क्या सोचते हैं, हम यशोदा की और कान्हा की बात करते हैं, और मैं कहूँ तो एक्चुअल में इनमें इतनी सारी यशोदा मिल जाएंगी आपको कि एक महिला मुझे फ़ोन करती है कि दीदी वो मुझे ना एक नर्सिंग होम से फ़ोन आ रहा है बार बार, और मुझे कोई पकड़वा तो नहीं देगा। मैंने कहा अच्छा पहले मैं पहुँच रही हूँ, तू भी आ जा, इधर उधर रहना, मैं तुझे फ़ोन कर दूँगी, आ जा। ठीक है, मैं वहाँ गई तो हमने कभी आप इस नाम पे फ़ोन कर रहे हैं, क्या है कि जी ये सज्जन है, किसी 1 मिनट में इनकी कभी भी डेथ हो सकती है, और एक्सीडेंट हुआ भयंकर, इनकी पत्नी मर गई है और उन्हें आप बुला दो, इनको बुला रहे हैं। तो मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा तू आ जा, कोई ट्रैप नहीं है, आ जा। वो अंदर गई, बहुत देर में पहचानी वो, बोली ये तो वो है, मतलब वो उसी के पास आता था। तो देखिए सारी दुनिया में भरी में उस आदमी को केवल उस औरत पर विश्वास हुआ, इसके पास वो उस कोठी पे जाता था, कहीं मेरा बच्चा है, आज से 13 हुआ, 2.5 महीने का बच्चा था, उस एक्सीडेंट में बिल्कुल सेफ था, माँ की गोद में था, माँ का सिर फटा पीछे गिर के, ये आगे लग के मरा, और बस इतना कहकर उसकी गोद में थमाया बच्चे को नर्स ने, वो डेथ हो गई उसकी। उस बच्चे को पढ़ा लिखा के बीटेक किया, लंबा चौड़ा लड़का है, उसकी पूरी फैमिली को एस्टेब्लिश करने में खुद बर्बाद हुई, उसकी बेटियां धंधा करती हैं जबकि खुद की। और आप देखिए कि बीटेक में पैसा लगाया, शादी में पैसा लगाया, फिर उसने कहा मुझे तो करनी नहीं नौकरी, मैं बीच बीच में ठोकती पीटती भी रहती हूँ। मैंने कहा अगर जरा सा भी दुख दिया माँ को, मैंने माँ की जगह उसका नाम लिखाया, वो ऐतराज़ करती बनाती थी, उसका ही लिखवाओ ना इसकी माँ का। मैंने कहा बाप का लिखा जाएगा, माँ तू है, माँ का तेरा लिखा जाएगा। उस माँ को तो याद भी नहीं होगा कहाँ गई वो, क्या इस बच्चे को क्या है, 2.5 महीने का था ये। और फिर उसे एक शोरूम खुलवाया उसने, वो बाद में मुझे पता लगा उसने घर बेच के खुलवाया। तब मैंने उस बच्चे को बहुत डांटा, मैंने कहा ये तूने सोचा नहीं माँ के पास पैसा है या नहीं, तूने सोचा कि नहीं मैं करूँगा, इनकी जो कर रहा है वो ऐसा नहीं है। उसकी बहनों की शादी की जो दूसरी भी थी, भाई की शादी की, उसका एक कुछ हो गया था पुलिस का, वो भी सबने बिठवाया। तो ऐसा नहीं, इमोशंस नहीं है, असली यशोदा तो ये है, वो तो हमने देखी नहीं। अब आखिरी दिन गिन रही है, बहुत बीमार है। कल के टाइम पे गवर्नमेंट इन सबको बैन किया, क्या हमारी सोसाइटी इनको एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या अपने घर के दरवाजे खोलेंगे इनके लिए? ना, बिल्कुल भी नहीं, काम पे भी नहीं रखेगा कोई। मैं तो कहती हूँ, जैसे बहुत लोग कहते हैं आज ये निकलना ही नहीं चाहती, तो उनका तुम रख लो, मैं निकालती हूँ एक, चलो झाड़ू पोछा करवाओ, करेगी वो। पर शर्त एक है, तुम्हारे घर की औरतें इनकी तरफ नज़र नहीं रखेंगी कि ये तुम्हारे लड़के को तो नहीं देख रही, तुम्हारे पति को तो नहीं देख रही, या जरा जरा सी बात पर डांट नहीं खाएंगी ये, क्योंकि अपने घर की मालकिन है। वो इन्हें आदत नहीं है, कभी तुम ये सोच रहे हो तो वो नहीं होगा, उसको कोई तैयार नहीं होता। लोग यहाँ तक तैयार नहीं होते जो मुझसे ये कहते हैं ना, पहली बात तो मुझे ऐतराज़ रहता है इस बात का, कहते हैं अरे कभी हमें भी दिखा के लाओ, बहुत गुस्सा आता है मुझे, दिखा के लाओ, नौचंदी है कि जो दिखा के लाओ, क्या देखना चाहते हो, और देखें कैसे रहते हैं।
फिर एक थे जिन्हें हम मतलब पिता जैसा सम्मान देते थे, तो हमने कहा चलो बाबूजी आज आपको दिखा के लाते हैं। हम वहाँ गए, वहाँ गाड़ी वाड़ी तो जाती नहीं है, स्कूटी से हम गए, हमने उनको रोका, मैंने कहा आ जाओ सड़क पार करके। मैंने कहा चलो ज़्यादा कहाँ घूमोगे, धूप हो रही है बहुत। मैं तो चली गई ऊपर, मैं तो मुड़ के देखा नहीं, और मैं 10-15 मिनट आई भी नहीं, मैं तो भूल भी गई वहाँ जाके, और बातें करने लगी तो भूल गई। वो सज्जन नीचे ही खड़े रह गए, फिर मैं कहती बिल्कुल पसीने में लहाल उठते। हमने कहा ये क्या, गए क्यों नहीं ऊपर? तो अरे भैया तेरी तो बड़ी हिम्मत है, तू तो भागी चली गई। फिर तब मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। मैंने कहा ऐसा बाबूजी, मैं सोचती हूँ कि वहाँ मेरी भी माँ बहन और बेटी हैं, आपने सोचा वहाँ एक औरत है, यही तो मर्द और औरत में फ़र्क है बस। मैंने कहा आपने एक औरत समझा, ये नज़रिया कभी नहीं बदलेगा। कभी नहीं। आपको, आप रात के अंधेरे में तो जाएंगे वहाँ, और दिन के उजाले में उनको देखने में परहेज करेंगे, ये नहीं। ये दोहरी मानसिकता है जो इन बाज़ारों को आबाद किए हुए है। सो गवर्नमेंट से आप क्या अपेक्षा करेंगे, क्या करने से ये सही होगा? कोई लीगलाइज करना है, क्या करना है इस चीज़ को? नहीं देखिए, अगर ये ऐसे देखिए कहानी इधर से ना पकड़े इधर से लीगलाइज तो है। पहली बात तो इनके पास एक सर्टिफिकेट है मनोरंजन कर विभाग से, ओके। जिस पे स्पष्ट लिखा रहता है नाचने गाने हेतु, नृत्य एवं गायन वादन कला हेतु लिखा रहता है इसमें। उसके शब्द भी मिट गए, वो पता नहीं बरसों 100 साल पुराने लटक रहे हैं, बस फ्रेम है उनके, शीशे हैं वो लटक रहे हैं, वो दिख रहे हैं, ये है जी, और कुछ नहीं। उसे वो लीगल कहती है। लीगल करना ये है कि आप कानूनी तौर पे ये कहें कि देखिए कानून ये कह रहा है ITP एक्ट कि इनको अगर बालिग है और मर्जी से कर रही तो छेड़ा नहीं जाएगा। जो ज़बरदस्ती यहाँ लाएगी उनका पूरा डाटा रखो। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। मैंने एक बार, उन्होंने कहा हमसे एक तत्कालीन अधिकारी ने कि अच्छा आप बता दो क्या रास्ता है। हमने कहा सर एक रास्ता है कि इनको एक आई कार्ड जारी किया जाए जिसमें इनकी हेल्थ का, इनका खुद का नाम, इनका वर्तमान पता, और जहाँ से ये निकली निकास का पता, हम एड्रेस नहीं पूछ रहे, वो इस पर लिखा जाए। हर रोज़ जो पुलिस पिकेट बिना बात में इनसे पैसे इकट्ठा करती है और नीचे रहती है, वो हर रोज़ चेक करे। सब कार्ड दिखाओ भाई, सबने दिखा दिए, जिसके पास नहीं है तू इधर आ जा। कहाँ से आई, तेरा कार्ड नया ना बन जाए, है ना। उसकी पता करो कौन है, ले आओ नारी निकेतन में रखो, पता करवाओ उसका। पहली बात तो ये रुकावट होगी, उनको डर हो जाएगा कि कैसे होगा। और नहीं मैडम हम कैसे कार्ड जारी कर सकते हैं। मैंने कहा आपको नहीं कह रही, मैं करती हूँ, मैं संस्था से कर सकती हूँ, मैं कार्ड जारी करती हूँ, फिर आप बताओ। अरे नहीं इस काम में हम कैसे लगाएंगे कि रोज़ कार्ड। मैंने कहा वो भी मैं करती हूँ, आप ऑथराइज तो करो, वो तो आपको करना होगा, फिर आपको मानना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। इसको आप मानेंगे नहीं क्योंकि आपका अहंकार आड़े आएगा। आप सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो आपका अहंकार, आप एक NGO से कैसे झुक जाएंगे, नहीं हुआ। तो नहीं है, पुनर्वास की कोई इच्छा नहीं है। एक महिला पढ़ी लिखी थी, हाई स्कूल कर रखा था, हमने बहुत रिक्वेस्ट की जगह जगह, इसको आंगनवाड़ी दे दो और भी मत करो कुछ, इसको एक साधन मिल जाएगा, ये काम करेगी। किसी हर कोई उन्हें, मैं क्या कहूँ, अपनी दृष्टि से देखता है, मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल ये है ना। ये देखता है कि जैसे एक बाबा हमको लगातार दबाव बनवाते रहे कि बहनों को बुलाओ, बहनें प्रवचन सुनेंगी आके। मैंने कि वहीं सुना दे बहनों को प्रवचन, वो बाबा आके, हम तो खड़तल हैं इस मामले में। उसका जो बंदा आता था, मैंने कहा भैया बाबा को यहीं लिया, मैं जगह नीचे व्यवस्था करा दूंगी और यहीं सुना दे प्रवचन। बाबा तो नहीं आएंगे। मैंने कहा ये भी ना जाएंगी, बाबा को 1 को आना है, इनको 50 को जाना है, ये नहीं होने का। और वहाँ इनका जो तमाशा बनता है वो नहीं मैं बनवाऊंगी कभी भी। फिर बाबा ने फिल्म बनाई है, वो फिल्म दिखवा दो बहनों को, बिना उसके कोई वो नहीं लगता टिकट। मैंने कि उड़ता हुआ मोटरसाइकिल पर बाबा मैंने ना देखना, तो इन्हें क्यों दिखाऊंगी मैं, पागल नहीं हूँ मैं, ये ना देखती। इन्हें जब पैसे खर्च करके देखनी होगी फिल्म में देख लेंगे, मेरे साथ देख लेंगे, वो खत्म हो। फिर भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने हम 4 लोगों को बुलवाया, मैं एज ए सोशल वर्कर, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर जो उस कानून के तहत ही आते हैं, एक तत्कालीन पुलिस अधिकारी, और एक पता नहीं वो कौन थे, मैं उन्हें आज तक नहीं जान पाई, एक और सचिव थे। हमने पूछा, हमें पता लगा कि ये लोग भी जा रहे हैं। मैंने फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा सर आप भी? हाँ जी बुलाया तो है, चले क्या? मैंने कहा चलते हैं। हम गए, बाबा के तो लाखों की भीड़, लाखों क्या करोड़ों की भीड़ रहती है। मैं बाबा राम रहीम की बात कर रही हूँ। तो इतनी भीड़, सांस नहीं आ रहा था कहीं। मैंने कहा भाई मैं तो मर जाऊंगी इसमें, और ये तो हमारे DPO साहब तो रिटायरमेंट के नज़दीक है, ये तो वैसे ही मर जाएंगे अंदर जाके, है ना। आपको तो VIP गेट, क्योंकि नंबर कई दिन से नहीं आ रहा था अंदर घुसने का। अंदर गए हम, क्या ड्रामा था वहाँ कि बाबा मिनट में कपड़े बदल के आ रहे थे,
कभी काले साटन के कपड़े, कभी सफ़ेद साटन के, कभी गुलाबी, मतलब काले इसलिए कि कोई मर गया था उसको श्रद्धांजलि दे रहे थे रोके। और ऊपर आते हैं वो ऐसे नहीं आते, अच्छा। कुछ ऊपर बनाया जाता है उस पर रोलिंग पे, और वो आके वहाँ टिकते हैं ऐसे। तो हमने कहा क्यों पहन का है ये काले, कि जी वो बाबा के अनुयायी की एक मृत्यु हो गई है, उसको श्रद्धांजलि। तो बाबा सुबह सुबह के रो रहे हैं, और भी रो रहे हैं सब, जितनी पब्लिक खड़ी है वो भी रो रही है, सांस आने को तैयार नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। फिर बाबा चले गए, फिर बाबा वाइट कपड़े पहन के आते हैं। अब क्यों, बाबा की एक अनुयायी विधवा हो गई, तो अब उनको अरे तो सफ़ेद क्यों पहन रहे, विधवा वो हुई है उनका पति, चलो कोई बात नहीं। फिर वो गुलाबी पहन के आए। अब ये क्यों, कि वो बटेगा बाबा का जो प्रसाद है, वो क्या था, रूह अफ़ज़ा। हम तो उसे घंटों से पी रहे थे क्योंकि गर्मी का और कोई उपचार ही नहीं था। बर्फ की सिल्लियाँ लगी पड़ी थी, करोड़ों आदमियों में कहाँ तक वो चलेगा। एसी का काम कर रहा था पर हमारे लिए वो, हम इसी कमरे में रुके हुए थे। फिर उनकी भैया बुला ले, बाबा हमें काय बुला रहा, बुला ले जो बात करनी है वो कर ले हमसे। आ गए बाबा, बाबा ने आके, हम तो नहीं उठे, हमारे बहुत रटने लगे, बैठे हम इनसे कि ये हमसे। वो बैठ गया, बेशरम हो गए। बोले वो अभी मुझे कोई कह रहा है तुम्हें आपके मरवाएगा, वो अब आ गया बाहर। बोला कि, तो मैंने कहा हमें छेड़ा क्यों उसने, हमें बुलाता ही ना, हम उसकी कच्चा चिट्ठा ना खोलते। तो बोला वो, ये मैं आपको एक वो दे रहा हूँ, आप लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैंने की कौन, इनकी तो ड्यूटी है, सरकारी कर्मचारी ने तो करना ही अच्छा है बुरा। नहीं आप भी बहुत अच्छा काम करती हैं, तो मैं वो दे रहा हूँ, बाबा का गुरु मंत्र है, और आप किसी को बताना नहीं, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। बताया कुछ मुझे याद नहीं। हमने कहीं बाहर जाके, फिर हमें उन्होंने अच्छे से खाना वाना खिलवाया, जो कि रोटी के टुकड़े पे भी लड़ाई हो रही थी। प्रसाद है बाबा का, एक लौकी बाबा की क्यारी की 25,000 में बिकी। हाँ जी, बोली लग रही थी उसकी। तो हम बाहर गए, हमने कहा भैया ये तो देखो, हम तो खैया है, तुम्हारे लिए तो टुकड़ा लाए नहीं, पर ये मंत्र याद कर लो, कभी हम भूल जाए। मेरे और साथी बाहर ही थे जिनको एंट्री नहीं थी। हमारे जो थे सर, वो कहने लगे मैडम क्यों बता रही हो। इनके आप मत बताओ भाई, मैं तो बताऊँगी अपने लोगों को, इनका भी तो भला होना चाहिए। हम घर आ गए, कोई हमने जिक्र नहीं किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी से घर में नहीं बताया। हमारे हस्बैंड थे तब तक। कोई 15 दिन नहीं बीते कि कोई महिला हमारे पास आई और आके बोली कि वो आती नहीं थी कभी, उनका घर हमसे थोड़ा दूर है। बोली वो अंदर आ जाओ, ऊपर की तरफ में बैठे थे, अंदर आ जाओ। कि क्या है, हमारे थोड़ा अभी घूंघट का है रिवाज, तो हमारे हस्बैंड से वो घूंघट कर रही थी। मैंने सोचा इसलिए कह रही होंगी, तो मैं कमरे में चली गई। बोले वो नाम चर्चा करने आई। कहीं नाम चर्चा क्या है, कि वो जो मंत्र आपको बाबा ने दिया है एक बार वो रिमाइंड करा दे, मतलब याद करना है आपको। मैं तो भूल गई, मुझे तो याद नहीं है। और मैंने कहा सुन, आज तो तू आ गई है, आज के बाद मत, जो बाहर बाबा बैठा ना, वो तेरे साथ साथ मुझे भी लठियाएगा आज। पक्का, अगर उन्हें पता लग गया कि मैं बाबा के आश्रम में गई तो आज हमारे घर में महाभारत है। बस बोली ना ना ऐसे मत कहो, बाबा का नाम श्रद्धा से लेना चाहिए। और वो कुछ उसने दोहराया, राम जप राम जप। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं करने के, पर बाहर को कर आवाज़ नहीं जानी चाहिए। चल हो गया, नाम चर्चा दोबारा करने में मत चाहिए। तो ये देखिए कैसे लोगों को बहकाने का एक तरीका है। हमको क्यों टारगेट कर रहे थे बताइए। 4 जो लोग लिए उन्होंने, काहे को पुलिस अधिकारी लिया, काहे को डीपीओ लिया, और काहे को वो सज्जन तो नहीं मुझे मालूम कौन थे, पर काहे को हमें लिया। चारों वो पकड़े उसने कि जिनका कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ा जुड़ाव था, उनके हित के लिए कुछ कर रहे थे। क्या चाहते थे, यहाँ तक भी हमें कहा कि उन बहनों की शादी करना चाहते हैं बाबा। उनकी बहनें तो ना करना चाहती हैं, यही कर लेगा, उन्हीं को क्यों। और फिर आपने देखा ही कि आश्रम सीरीज बनी है, उसमें क्या, और बाबा पे क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगे कि किस लिए। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे लोग हैं, और हम उन्हें बाबा क्या, आज भी उनकी इतनी भीड़ है जब भी वो पैरोल पे आते हैं। और मैं साफ कह रही हूँ, देखो मेरा कोई कुछ बिगाड़ ले, बाबा को 24 पैरोल मिली एक साल में, क्यों, औरों को तो नहीं मिली, दूसरे भी गए, आशाराम बापू भी गया, नारायण दास भी गए, रामपाल को भी रिहाई हुई है, उनको तो पैरोल नहीं मिली। लोगों को ऐसों को नहीं मिलती कि जिनके बाप मर गए और वो गुहार लगा रहे हैं कोर्ट में कि साहब बस अंतिम संस्कार का दे दो, नहीं मिली पैरोल। इनको कैसे मिल रही है, कोर्ट तक आप अपने हाथ फैला रहे हैं, बताइए ये हालात है। तो कैसे वेश्यावृत्ति रुक जाएगी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उन सज्जन का हमसे क्या मतलब था इन सब बातों को लेकर। वो ये चाहते थे कि ये महिलाएं यहाँ रूटीन में आने लगें, और जो आप काम कर रहे हैं वो सब होता रहे, चलता रहे।
और अगर ये सच नहीं है, देखो बड़ी स्पष्ट बात है, अगर ये सच नहीं है तो जब देखिए बड़े प्रतिष्ठित निर्माता हैं प्रकाश झा साहब, मैं तो बहुत एडमायर करती हूँ, उन्होंने जब ये आश्रम बनाई सीरीज, तो आपने ऐतराज क्यों नहीं किया कि ये तो गलत कह रहे हैं? करना चाहिए था आपको, वो तो खुला बोल रहे हैं पूरे उसमें। मेरा सिर्फ एक ऐतराज है कि इतनी अश्लीलता नहीं दिखानी चाहिए थी, वो तो हमें प्रतीकात्मक भी समझ में आती है, लेकिन जो कुछ उन्होंने खोला वो सब सच है। क्यों नहीं आपने आवाज़ उठाई कि ये गलत कह रहे हैं, हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो सरकार तो तब भी चुप है, सरकार तो एप्स्टीन फाइल पे भी चुप है, सरकार तो अशोक करात पे भी चुप है। कोई बयान आया है कहीं से? नहीं आया ना। कोई उस महिला के खिलाफ आया जो महिला आयोग की अध्यक्ष है कि भाई तुम्हारी 18 रील अकेले वायरल हो रही हैं, उनको निकाला गया हो, उनको सस्पेंड किया, उनके विरुद्ध कुछ किया गया हो, कहीं हुआ है? या इंजीनियर रामनिवास जो पोर्न फिल्में बना रहा है अकेला, पत्नी बहका के लाती है, बच्चों को छोटे छोटे टॉफी बिस्किट के नाम पे, पति उनके साथ सेक्स करता है इलीगल, वो उसकी फिल्म बनाती है और विदेश में बेचते हैं, करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, 58 फिल्में उनके यहाँ से मिली हैं। तो बताइए आप, कोई बोली सरकार? या एक क्या धाकड़ साहब है कोई, वो जयपुर मुंबई हाईवे पे खुलेआम सेक्स करते हैं और किसी देखा नहीं, उन्होंने कैमरा भी लग रहा है, कैमरे में कैप्चर होते हैं, कोई नहीं बोला एक शब्द भी। तो फिर आपको कैसे लगता है कि इन ब्रोथल्स के बारे में कोई बोलेगा? ये ऐसी मानसिकता मर्द की है, वो अंदर से हर कोई एक जैसा है। बस ये भी बोला जाता है एप्स्टीन फाइल्स में, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी नाम है करके, ये कहाँ तक सच्चाई क्या है? देखिए सच्चाई तो वो तब होती ना बात सामने कि जब ये इस पे कुछ तो कहते, कुछ तो कहो, चुप क्यों हैं? और हमारे यहाँ कवि दुष्यंत हुए जो कह गए समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, जो मौन हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। अगर मोदी जी इस पे औरत की अस्मिता के खेल पे अगर चुप हैं, बच्चियों के शोषण पे चुप हैं, तो फिर ठंगे पे है ऐसा राज। मैं नहीं समझती आप विश्व गुरु बनने का ढोंग करते हैं। ढोंग है ये सरासर कि जब आपकी महिला आयोग की एक महिला, क्यों खूबसूरत महिलाएं बन रही हैं और एक शब्द नहीं आप कह रहे कि ऐसी औरतें, और तब आप नहीं बोल रहे कि जब वो भी एक औरत है, सोनिया गांधी भी, जब आपके लोग उन्हें बार गर्ल, उनको कुछ भी कह के उल्टे सीधे उनके एआई से क्रेडिट वो एडिट करके बना के भेजते हैं, तब भी नहीं आप बोल रहे। इसका मतलब औरत से तो आपका कोई लेना देना ही नहीं, वो कुछ भी होता रहे उसका। तो मुझे नहीं समझ आता। पहला औरत का अपमान तो तभी है कि चाहे चलिए योगी जी ने शादी ही नहीं की, वहाँ तो शादीशुदा थे, आज भी वो पत्नी उनकी उनके नाम का सिंदूर भरती हैं, उनके नाम पे पूजा करती हैं। अच्छा, ये पता नहीं था ये बात। हाँ, शादीशुदा है मोदी जी। ओके। बीवी हैं उनकी, सरकारी टीचर थी। तो आपने तो आज तक भी उनका नाम नहीं लिया कहीं। हाँ, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जरूर बेचारी को दिया जाता है, जब वो कहीं किसी मंदिर में दर्शन को जाएं तो तब उनको दिया जाता है। आपने माँ को जाके तो बड़ा शोशेबाजी की, आपने अभी झाल मुड़ी खाने पे शोशेबाजी की, कभी एक दिन उस कमरे पे भी जाते करते उन ब्रोथल में जाके एक दिन शोशेबाजी, वो शोशा नहीं होता, आपका दुनिया में नाम हो जाता। एक बार जाते उन बहनों को, माताओं को मिलने, जैसे आप मिलते हो, जैसे आपने झाल मुड़ी वाले से कहा 10 रुपये की दो हमको, हम भी खाएंगे, प्याज खाते हैं दिमाग नहीं खाते, एक बार वहाँ भी जाके देखते हैं। सदा से उन्होंने जब कभी मतलब ऐसी महिलाएं भी हुई हैं जो जासूस रही हैं अंग्रेज़ों के टाइम में, ऐसी महिलाएं भी रही हैं कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के शासन में हमारे यहाँ से, मैं अपने शहर की बात करूँ अगर मेरठ की, कि जहाँ जो हमारे आज़ादी के जो बिल्कुल एकदम ये लोग थे जितने भी दीवाने, वो उनको रुकने की उनकी पनाहगाह थी, वो वहाँ पे रोकती थी उनको, खाना उनका रहना हर चीज़ का वो करती थी उनका। कभी उनको भी अप्रिशिएट करके देखते तो वो तो खुद से मुख्य धारा में जुड़ जाती हैं। एक प्राइम मिनिस्टर उनके लिए अगर एक आवाज़ भी एक शब्द भी कह देता कि वो मेरी माताएं बहनें आज के बाद में उनका शोषण न सुने, तब भी वो तुम्हारे गुण गाते हुए निहाल हो जाती। कुछ भी नहीं किया आपने। उनका कोई ऐसा नहीं है, वोटर कार्ड बनाए हमने, राशन कार्ड बनाने में हमको पहचान छिपा के पसीने आ गए, उनके जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में, हर चीज़ में हमको पसीने आ जाते हैं। आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि सुविधाजनक तरीके से उनके यहाँ लगा के कुछ हो जाए। हाँ, जब वोट का टाइम आएगा तो आपके जाएंगे, बहन वोट हमें देना, तब हमारी गलती है, हम तो लगवा देते हैं बोर्ड, कृपया यहाँ वोट मांगने ना आए, बस।
इनको गवर्नमेंट की तरफ से किस टाइप की सपोर्ट मिलता है अगर ऐसा है? देखिए, मैं कुछ नहीं सपोर्ट चाहती। मैं तो कहती हूँ पहली बात तो जो लड़कियां मर्जी से कर रही हैं ये बात खत्म करो कि वो बड़ी है, उम्र दराज है, मर्जी से। बर्बाद हो रहा है देश, हम्म, खत्म हो रहा है। हर होटल में ये इतने होटलों की जो चेन की चेन खुल गई है, क्यों? एक सज्जन किसी शो में आते हैं, रियलिटी शो में, और वहां कहते हैं कि ये मैं हूं, जो मैंने ऐसा दिया कि आपके पास अगर 2 कमरे भी हैं तो एक कमरे को आप अपनी आमदनी का साधन बना सकते हैं मेरे होटल की फ्रेंचाइजी लेके। और आपने क्या कर दिया? बच्चे आते हैं घंटे भर के हिसाब से, मुंह पे दुपट्टा बांध के लड़की आएगी, बाइक पे आएगा लड़का, कोई एंट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं, घंटे के हिसाब से पैसे दिए और चले गए। क्या आपने दे दिया पैसे कमाने का साधन? आपने स्त्री देह को, स्त्री अस्मिता को चैलेंज करके रख दिया सरकारों ने कि आप कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक शरीर हैं, एक जिस्म है, एक भोग्या है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है आप। कोई तो बोलो। अभी जो यंग जनरेशन है इनको कैसे इनको सिखाया जाए कि इनको भी वो इज्जत से देखें और इनको सोसाइटी में कैसे एक्सेप्ट करें, बिकॉज ये यंग जनरेशन को हमने सिखा पाए सही से, मुझे लगता है कि इनका जीवन हम बदल सकते हैं। बिल्कुल। नीचे आपने पुलिस पिकेट हर रेड लाइट एरियाज में पुलिस रहती है हर वक्त, कंधे पे बंदूक डाले, और उनका काम क्या है? 10 रुपये बस लेना, माल से भी, उससे भी, इससे भी। शाम तक 1000-1500 रुपये बने, घर चले जाओ। सीधी सी बात है कि जैसे ही कोई कस्टमर चढ़ता है उसको रोक लो भाई, ऊपर नहीं जाएगा भाई, चल निकल, नहीं तो जेल भेज दूंगा, ऊपर नहीं जाना, नहीं जाएगा। कितने दिन भूखी रहेंगी बताओ? वो भी तो आएंगी ना, वो इस बात को मानेंगी कि हाँ सब हम नहीं, और उन्हें उनके परमिशन से मत हटाओ, हटते ही वो दूसरी जगह करेंगी। उनके पास और कोई काम नहीं है, आपने सिखा नहीं दिया। तो अब उनको आप कहो कि अब हम आपको काम सिखवाएंगे, आपको रोजी रोटी का, लेकिन यहाँ कस्टमर चढ़ा तो अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल, है ना? ये आप करते नहीं। और आप जीबी रोड जाके देख लो, शाम होती ही नीचे भी खड़ी हैं वो, तो कैसे? रिक्शा में बैठ के भी जा रही हैं, कहीं कहीं आ भी रहे हैं लोग वहाँ बैठ के, तो क्यों नहीं रोकते आप? पुलिस भी है वहीं, हमारे यहाँ तो सर्किल ऑफिसर का ऑफिस है पूरा, सीओ का, तो क्यों नहीं आप रोकते? तो रोकना तो हमारे हाथ में है। सरकार इतना डंडा करे पुलिस पे कि ये करना है भाई, देखना लो कोई कस्टमर चढ़ता हुआ वहाँ, उनको छेड़ना नहीं है, उन्हें तंग नहीं करना, वो अपनी रोजी रोटी का उनका हम प्रबंध कर रहे हैं, वो तो अपने आप आ जाएंगी रास्ते में। अगर मैं, भले मुझे 32 साल लग गए, 34 साल लग गए, लेकिन उन्हें मैं इतना कन्विंस कर सकती हूँ, गलत है ये, मत करो। कभी कभी खुद बुला के भी कहती हूँ, दीदी कोई बेचने आया, मैंने पैसा नहीं दिया, ले जाओ, अच्छा लो, अच्छा लगता है, ये कुछ बदलाव आ रहा है। तो क्यों नहीं, आप में क्यों नहीं? आप तो सारा कुछ हाथ में लिए हुए हैं, हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है, आपके पास तो ताकत है, तो आप क्यों नहीं कर सकते इसे? उसका इस्तेमाल करो ना। पर हम करते हैं ताकत का इस्तेमाल उनको मारने में, पीटने में, गंदी गालियाँ देने में। फिर वो भी आपको यही कहती हैं, आप उनके परमिशन पे चढ़ जाओ तो आपको इतनी गालियाँ देंगी, आप भूल जाएंगे तुम कोई दरोगा हो, तुम सिपाही हो, तुम कुछ हो। इतनी याद रखिए, उनको इंसान की तरह देखते ही नहीं ना हम लोग, नहीं। ये वाला दिक्कत है ये वाला actually, हाँ। नहीं, ये देखिए, मैं तो बस इतना कहूँगी कि बुरा तो लगेगा लोगों को कि जब हम अपनी बहन बेटियों को नहीं रोक पा रहे तो उन्हें क्या रोकेंगे? जब हमारी सड़कों पे खड़ी हो गई और सिर्फ लग्जरी जुटाने, वो लग्जरी नहीं, वो भूख मिटाने के लिए, वो मजबूरियों की मंडी है ना? और यहाँ ये देह मंडी है जो खुल गई, इन्हें नहीं रोक पा रहे। एक्चुअल में देह की मंडी ये है, कहते ना वो देह व्यापार है, एक्चुअल में देह व्यापार ये है जो खुद से खड़े हैं, वो मजबूरियों का व्यापार है। किसी की मजबूरी है जिसको आपने बेच दिया, अब वो मजबूर है, क्या रास्ता है उसके पास? आप देखे तो देखो उन्हें घर बार। मैं कम से कम मैंने 30-32 लड़कियों की शादी की है, एक भी मेरी बच्ची ऐसी नहीं इसकी शिकायत कभी आई हो कि भाई अच्छी नहीं, बहुत लड़ाका है, या जवाब देती, कुछ भी नहीं कहा। मतलब जैसे रह गई ऐसी रह गई। देखिए, और एक से तो मुझे इतना लगता है कि उस जैसी और भी हो जाए कि उस बच्ची ने अपना घर खुद ही खोज लिया, शुरू में बता के नहीं दे रही थी, हमने शादी कर दी, 2 बच्चे हो गए, फिर एक दिन मेरे से बोली कि मम्मी मैं अपना घर ढूंढ ली हूँ, जाऊँ? मैंने किसके साथ जाएगी? हाँ, इन्हें तो लेके जाऊंगी, मैंने बात भी कर ली है पापा मम्मी से कि मैंने शादी कर ली है, बच्चे भी लेके जा रही है, बहुत खुश है। कभी बंगाल जाती है, कलकत्ता की है लड़की, अच्छा, और यही हमने पास में शादी की अपने घर के, खुश है। करके तो देखो, एक बार सीने से लगा के देखो, उनके भी दिल धड़कता है, ऐसा नहीं है कि उसकी धड़कना बंद हो गया। लगा के देखो, तो अपनी धड़कन के साथ मिला के देखो, सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल। बहुत ही एक्चुअली
आपने ऐसे चीज़ें बताया कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। उन लोग बस हमने एक वस्तु की तरह देखते चलते, उनके भी दिल है, उनके भी इमोशंस है करके कोई सोचता भी नहीं है, ना ध्यान देते हैं। ना सरकार भी अपने काम पे बिजी रहती है, इनको नज़रअंदाज करके ही हाँ, चलते एक तरीके से हाँ बोले तो। बिल्कुल। विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा धन देने वाला धंधा है ये, अच्छा, बिल्कुल ओके। तीसरा, जिसमें कुछ नहीं लगता, एक औरत की इज्जत दांव पे लगती है बस। सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला है, तो फिर क्या, क्योंकि शराब सबसे ज़्यादा वहाँ प्रोवाइड होती है, राजस्व सरकार के खाते में जाता है, तो क्यों वो करेंगे फिर, है ना। और आपकी चुप्पी, आपकी नेग्लिजेंसी उनको बढ़ावा देती है, ट्रैफिकर को, कौन कहेगा। कई सीरीज़ बनी है, अगर आप उन पर देखें काफ़ी हद तक सच्चाई के नज़दीक है। मर्दानी में भी कई जगह अभी जो नई भी आई है, तो अब देखिए किस तरह बच्चियों को लेके जाते, सच है ये। अभी हमने 6 लड़कियां निकाली हैं इस तरह की। पर मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के ज़रिए थोड़ी जागरूकता तो आ रही है, थोड़ी नहीं बहुत, कि वो जो 6 लड़कियां निकाली एक जागरूक पड़ोसी के ज़रिए और आप लोगों के पॉडकास्ट के ज़रिए। आपके पास नंबर था तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, ये कितना सच है मुझे ये भी नहीं पता, पर 6 लड़कियां हैं जो बिल्कुल इस परिवार जैसी नहीं हैं। वो बहुत ही ऐसा लगती है मजदूर तबके की लड़कियां हैं, मगर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं बराबर। 3 दिन हो गए और उन लड़कियों को हम ढूंढ रहे थे कई दिन से, तो निकाल पाए। ओके। थोड़ी सी तो जागरूकता करिए, मत आओ सामने, पर कुछ तो करो, है ना। इसलिए जो कर रहे हैं उनको तो सपोर्ट करो। उनको तो सपोर्ट करो। बिल्कुल सही बोला आपने। मगर देखिए होता कुछ ना कुछ तो होगा, हमारे जाने के बाद होगा। नहीं होगा तो नहीं, एक्चुअली ये मन में ना तो एक डर सा भी है, चलो हाँ, आप जो हाँ, आपका जनरेशन संभाल, बहुत सी चीज़ आप संभाल हाँ, रहे हो, आपके बाद कौन? कौन, बिल्कुल है, मुझे खुद भी है कि मेरे बाद कौन। कौन ये वाला मुद्दा उठाएगा, कौन इनको सपोर्ट नहीं। करेगा, कौन इनका नए जीवन देने के लिए कोशिश करेगा? कोई नहीं करता। होपफुली माँ सरकार एक दिन जाग जाएगी इस मामले में, एंड होपफुली कुछ ऐसे कोई रेजोल्यूशन लेके आए कि इनकी ज़िंदगी भी लाइक नो इंसानों वाली। इंसानों वाली, बस ये है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड होपफुली ये वाला पॉडकास्ट जो देखें लोग कुछ तो जागरूक हो। हाँ कुछ तो उनको दिल को लगे, कुछ ना भी करें तो इतना करें कि एक बच्ची का जीवन संवार दें, या ये ध्यान रखें कि कौन बच्चा, अरे एक बार डांटी खा लोगे ना, अगर कोई बच्ची आपको लगे गलत चल रही है, कह दो उसके घर में, बता दो उसके घर वालों को, क्योंकि घर वालों से पहले बाहर वालों को पता लगता है। बता दो, क्या पता है उसका भविष्य खराब होने से बच जाए, बस इतना सा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आने के लिए।